Hi, student. Welcome once again. डॉक्टर सऊद मलिक इज हियर और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर हमारे प्रीवियस चैप्टर के एक बचे हुए पार्ट के साथ दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट 2. दिस लेक्चर इज फॉर द ग्रेड 12 स्टूडेंट्स and who are preparing for their boards and NEET. And surely this is going to be an exciting session with all of you. आप लोग उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर से भी फायदा उठा चुके हैं काफी. लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग दैट लेट मी रिमाइंड यू, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डेफिनेटली आप जल्द से जल्द हमारे अपलोडेड लेक्चर्स को देख सकेंगे. एंड बिसाइड दैट ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें. ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स का ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं जो एक एक्सपेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपेंसिव कोचिंग एंड एक्सपेंसिव काइंड ऑफ द रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. तो स्टूडेंट, आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने जा रहा है. तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे और इस हमारे अ, एक मकसद के साथ ज़रूर जुड़ेंगे और लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा इससे. सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पार्ट 2, जो कि ग्रेड 12 के बच्चों के लिए आपके सामने हाजिर है. तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमने जिस सेक्शन पे छोड़ा था उसके आगे आज चलना शुरू करते हैं. एंड वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द कम्युनिकेबल डिजीजेस. जैसा कि प्रीवियस डिस्कशन में हमने नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल दो डिजीजेस के साथ हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया था और वहाँ फिनिश हुआ था, आई एम सॉरी टू से. और उसी के बाद हम इसको आगे लेके चलना चाहेंगे. सो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल डिजीजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर द डेफिनेशन. So to know them well, you need to find out three, four things in them. So first of all, they are known as the infectious diseases, as you can see over here. ये जो हैं एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह से भी पहचाने जाते हैं. सभी कम्युनिकेबल डिजीजेस इन्फेक्शियस डिजीज के रूप में पहचानी जाती हैं बिकॉज इनको कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, स्टूडेंट आप ध्यान रहें, पैथोजेंस है. जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं, राइट? शायद सभी लोगों को याद होगा, डिजीज कॉजिंग. देर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार नहीं डाल रहे हैं, तो आप उनको पैथोजन नहीं कहेंगे. पैथोजन होने के लिए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है. तो इलनेस सभी वो जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. एंड नॉर्मली ये ह्यूमन या एनिमल होस्ट के अंदर, मोस्टली ये प्लांट सेल्स के अंदर भी इन्वेड कर सकते हैं, वहां भी बीमारी पैदा कर सकते हैं. तो ये ग्रो होने के लिए दे ग्रो एंड दे डेवलप एंड दे रिप्रोड्यूस इन द ह्यूमन और एनिमल होस्ट. द डिजीज कैन रेंज फ्रॉम एसिम्टोमेटिक टू सीवियर एंड टू फेटल. आप समझ सकते होंगे कि एसिम्टोमेटिक मींस बीमारी ऐसी भी फॉर्म में हो सकती है जो आप सिम्टम्स ही आपको नजर नहीं आएंगे. इट मे बी सीवियर, बहुत खतरनाक तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं. जैसा कोविड के टाइम पर आप लोगों ने देखा था, सिम्टम्स और वेरी सीरियस, वेरी क्रिटिकल. एंड कुछ कोविड के पेशेंट ऐसे भी होते थे जो काफी साइलेंट, मतलब वो उनके सिम्टम्स हमको नजर नहीं आते थे, वो एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में आते हैं. एंड सम ऑफ अनलकी पीपल हमारे साथ नहीं रहे उस इन्फेक्शन के होने की वजह से, तो वो उनके साथ बीमारी फेटल फॉर्म ले चुकी होती है. सो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में इतना आप लोग जरूर याद रखें, इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ उसके बाद हम अगर इन्फेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कॉक्स पॉस्टुलेट्स. तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, ये कॉक्स पॉस्टुलेट्स जो है 19th सेंचुरी में एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट फेमस रॉबर्ट कॉक्स एंड फ्रेडरिक लॉफलर्स, इन लोगों ने दोनों ने मिलके एक ऐसी थ्योरी को डेवलप किया जो एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप माइक्रोब्स और डिजीज के बीच में बचाने में सक्षम थी. So that is actually the postulates, a kind of the theory form, which is visible in the form of the four steps. The first of all, उन्होंने बताया microorganism must be present in all organism with the disease, but not in healthy organism. Obviously, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो किसी एक डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा. एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर आप इसको नहीं पाएंगे. एंड द सेकेंड थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर. मीन्स किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिजीज सफरिंग
ऑर्गेनिज्म में से निकाल लेते हैं, एनिमल में से निकाल लेते हैं या प्लांट सेल में से निकाल लेते हैं, वी कैन ग्रो दैट इन द कल्चर एंड वी कैन डेवलप दैट ओवर द अर्थ। जैसा आपने देखा होगा, इन्फेक्शंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारी लैब एनालिसिस की जरूरत होती है। ये वही प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें हम कल्चर करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। देन द थर्ड स्टेप, when a healthy organism is inoculated with the cultured microorganisms, it must develop symptoms of the disease. मीन्स जो आपने कल्चर करके उनकी पॉपुलेशन को ग्रो किया है, लैब के अंदर डेवलप किया है, वंस यू विल इंट्रोड्यूस दैम इन द हेल्दी ह्यूमन और हेल्दी ऑर्गेनिजम्स, दे में सफर विद द सेम डिजीज। वो इस बीमारी से सफर कर सकते हैं। ये इनकी थ्योरी का तीसरा एस्पेक्ट था। चौथा एस्पेक्ट, द माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द इनॉक्यूलेटेड ऑर्गेनिज्म। अब हमने जिस ऑर्गेनिज्म को इनॉक्यूलेट करके इन्फेक्ट किया था, उसमें से भी हम इस ऑर्गेनिज्म को निकाल सकते हैं एंड मैच टू द ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पता चलेगा कि वो वैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ओरिजिनली होता था। तो दोस्तों, आप इस कॉक्स पोस्टुलेट्स को जरूर याद रखें, क्योंकि ये पैथोजेनिक डिजीज की बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगर इन्फेक्शियस डिजीज हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली कंट्रोल ऑफ द डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हाउ विल यू कंट्रोल दैट? अगर इन बीमारियों को आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जाए, तो आप कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए तीन बेसिक इंफॉर्मेशन को सबसे पहले सीखेंगे, अदरवाइज दैट कंट्रोल इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू नो द नेचर ऑफ द डिजीज। हमें बीमारी के नेचर को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ द डिजीज इज दैट? आई मीन टू से वो डिजीज किसकी वजह से हो रही है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डिजीज in the category of the nature. Then I need to find out the spread. I mean here, spread, how that disease will spread. किस तरह से फैलेगी, उसका ट्रांसमिशन क्या होगा। एंड थर्ड, टू अरेंज द प्रोटेक्टिव मेजर्स, मीन्स व्हाट वी कैन डू इन द प्रोटेक्शन ऑफ दिस डिजीज, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस डिजीज। ये सारे क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड किए बिना हमारा कंट्रोल ऑफ डिजीज इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? तो अगर हम कंट्रोल ऑफ द डिजीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हमारा अगला पहलू, अगला एस्पेक्ट ये जरूर होगा कि हम ये समझें कि हमारी डिजीज का ट्रांसमिशन किस तरीके से है। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है इस पर्टिकुलर स्टडी का, आप इसको जरूर फोकस कीजिएगा। यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें हमें ये पता करना होता है कि भाई डिजीज किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जा सकती है। आप जानते हैं इन्फेक्शन की एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है दैट इन्फेक्शन हमेशा एक से दूसरे को लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करने के लिए दो टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यू नो वेल, एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डेफिनेशन क्लियर कर लें जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैथोजेंस रीच द बॉडी डायरेक्टली टू इन द नो नीड ऑफ द इंटरमीडिएट एजेंसी। आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट एजेंसी की जरूरत हो सकती है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट आपके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा, उसको कोई बीच का कोई एजेंसी रिक्वायर्ड नहीं होगी। लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में डेफिनेटली एक बीच की कोई एजेंसी की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तभी ये डिजीज एक से दूसरे में जाएगी। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के फर्दर डिवीजन हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट डिवीजन आता है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। एज यू नो, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, बहुत से सारे ऐसे केसेस होते हैं और इसका क्लासिकल एग्जांपल जिन लोगों ने कोविड का जमाना देखा है तो जरूर देखा होगा। इतना सीवियर इन्फेक्शन इस जनरेशन ने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा, और इस इन्फेक्शन में सबको देखने को मिला कि डायरेक्ट कांटेक्ट सबसे खतरनाक चीज थी। मींस जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को एक बार कोविड हो चुका था या था उसको, तो उसके कांटेक्ट में नहीं रहना था, उससे दूर रहना था। सब बहुत सारी बीमारियां इस तरीके से एक दूसरे से फैलती हैं। सेकेंड इज द, इस तरह की जो डिजीज होती है स्टूडेंट, मैं इनको बता देता हूं। कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको आप कंटेजियस कह सकते हैं। ओके, ये नाम जरूर याद रखिए, एक सिनोनिम है कंटेजियस।
इनका एक दूसरे में फैलना, राइट, एक से दूसरे में जाना। सेकेंड कैटेगरी इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आई वुड लाइक टू ब्रीफ इट। मैं बताना चाहूंगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कई जगह पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लोगों के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फैलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ये सभी बताया जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक्चुअली कफिंग, स्नीजिंग या स्पीकिंग करते टाइम पर हमारे मुंह से, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, हमारे बॉडी के अंदर से निकलने वाले सीक्रीशंस के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमारे एक्सेलेशन या कफिंग के साथ स्प्रेड कर जाते हैं। इनका जो रीच होता है, इन्हें छोटे छोटे म्यूकस ड्रॉपलेट कहते हैं, और ये म्यूकस ड्रॉपलेट ऑलवेज फुल ऑफ द जर्म्स। और इनका जो रीच होता है वो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज इनकी जो डेंसिटी है वो इतनी कम होती है कि दे कैन फ्लाइड एंड फ्लोट ऑन द एयर। सो दीज ड्रॉपलेट्स में कंटेन पैथोजेंस, उसमें वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, और वो इस तरीके से एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे इन्फेक्शन इसी तरीके से फैलते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, कॉमन कोल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, हुपिंग कफ, मैनी इन्फेक्शन आप इस कैटेगरी के अंदर लिख सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आते हैं। कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, एक्चुअली बहुत जो बड़े बच्चे होते हैं या एडल्ट्स होते हैं उनमें जो सॉइल का कांटेक्ट है वो नेसेसरी नहीं होता, बट इन द किड्स इट इज वेरी कॉमन कांटेक्ट विद द सॉइल, लाइक टेटनस। और टेटनस का जो ऑर्गेनिज्म है वो आसानी के साथ इंजर्ड टिश्यूज से, इंजर्ड एरिया से एंट्री कर जाता है। एनिमल बाइट्स इज वन ऑफ देम, ये भी एक तरीका है। जानवरों के काटने से सभी लोग जानते हैं, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, एक डेंजरस डिजीज है जो जानवरों के काटने से एक दूसरे में फैल जाती है, और ये जो जर्म्स होते हैं फिर अंदर एंट्री कर जाते हैं थ्रू प्लेसेंटा। ये ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर देखने को मिलता है। कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा नाम की जो स्ट्रक्चर जो फीटस को कनेक्ट रखती है मदर के साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के पर्पज से, वो उसके थ्रू एक्सचेंज हो सकता है। वो इंफॉर्मेशन, आई मीन वो पैथोजन जो मदर की बॉडी में मौजूद है वो आसानी से बच्चे की बॉडी के अंदर पहुंच सकता है। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर कैटेगरी देखेंगे तो चार पांच तरीके आपको इसमें नजर आएंगे। सबसे पहले मैं व्हीकल बोर्न मेथड बता देता हूं। व्हीकल बोर्न मेथड का मतलब है कोई ना कोई ऐसा सोर्स बनेगा, जैसे कि पानी हो सकता है सोर्स, वाटर सप्लाई, पानी की मदद से बीमारी, फूड हो सकता है सोर्स, जो कंटामिनेटेड फूड है वो पहुंच सकता है। ऐसी टाइप की चीजों से बीमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। एयरबॉर्न डिजीजेस, जब डिजीज जो है वो हवा के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे केसेस में देखा गया है ड्राइड फीकल मैटर, जो लोग स्ट्रीट साइड्स पे, फील्ड्स में, खेतों में जो लोग स्टूल पास करते हैं, वो ड्राई अप होने के बाद उसके जो जर्म्स हैं वो एयरबॉर्न डिजीज की शक्ल में फैल सकते हैं। एंड द फोमाइट बॉर्न डिजीजेस, फोमाइट बॉर्न डिजीजेस एक्चुअली, फोमाइट हमेशा ध्यान रखें, ऐसी चीजों को कहा जाता है जो चीजें हमारे मरीजों के कांटेक्ट में होती हैं। फॉर एग्जांपल, टॉवल, टॉवल के थ्रू बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा कोई यूटेंसिल्स हैं, कुछ बर्तन हैं, ये भी इस कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से फोमाइट बॉर्न डिजीज होती हैं, इनके इस्तेमाल से भी एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकती हैं। अनक्लीन हैंड्स, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, एंड ह्यूमन कैरियर विच इज वेरी वेरी कॉमन। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ह्यूमन डिजीज को कैरी करते हैं और खुद उनके अंदर सिम्टम्स पैदा नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। ऑलराइट, आई होप आप सब लोग इसके नोट्स भी ले रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मींस दैट एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी वाइड ओपन है किसी भी मटेरियल को अपने अंदर लेने के लिए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो पैथोजेंस एंट्री करते हैं, उनकी एंट्री करने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। तो लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वेरी कॉमन। As we eat or drink, that organism will enter into the body, खाने के साथ, पानी के साथ। स्किन, ऑब्वियसली बहुत ही कॉमन पाथवे है, बहुत ही कॉमन ट्रैक्ट है। स्किन नॉर्मली हमारी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, लेकिन ये स्किन कई बार डैमेज हो सकती है, चोट लगी हो सकती है और वहां से इन्फेक्शन एंट्री कर सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, देयर आर सो मेनी म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन आवर बॉडी, लाइक माउथ के अंदर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो सब वैट पोर्शन होता है, सब म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं। आईज में है, नेजल ट्रैक्ट में है, नाक के अंदर, वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर है,
रेक्टम वगैरह के एरियाज के अंदर, एनल रीजन के आसपास के म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे सांस के रास्ते से भी ऑर्गेनिज्म एंट्री कर सकता है। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, हमारे यूरिन और जेनाइटल के जो पार्ट्स हैं वहां से भी उसकी एंट्री आसानी से हो सकती है। तो ऑर्गेनिज्म की एंट्री का जो हमारे पास पोर्टल है वो वाइड ओपन है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। नाउ द पोर्टल ऑफ एग्जिट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की किसी ह्यूमन की बॉडी में एंट्री करेगा कोई भी अगर पैथोजन, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जाने के बाद उसको बाहर भी आना होगा किसी दूसरे ह्यूमन की बॉडी में पहुंचने के लिए, राइट। सो ध्यान रहे आप लोगों को, इसे पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं, नोट डाउन कर लें प्लीज। नेचुरल अपर्चर्स ऑफ द बॉडी सबसे बड़ा पोर्टल ऑफ एग्जिट है। नेचुरल अपर्चर का मीन्स है वो सभी जगहें जहां हम होल्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउथ हमारा एक नेचुरल अपर्चर है, एनस हमारा एक नेचुरल अपर्चर है, यूरेथ्रल ओरिफाइस हमारे यूरिन को पास करने के लिए जो एक होल है वो भी एक नेचुरल अपर्चर है। फीमेल के अंदर वजाइनल ओरिफाइस वो भी एक नेचुरल अपर्चर है। ये सभी नेचुरल अपर्चर से डिजीज एंटर हो सकती है। अल्सर्स, हमारे शरीर पे लगे हुए घाव, वेरी कॉमन, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। अल्सर्स के जरिए भी ये डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। एंड स्किन लीजन्स, स्किन लीजन्स स्टूडेंट मैं बता दूं, स्किन पर होने वाले उन सभी चीजों को कहा जाता है जो किसी वजह से पैदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्रैच लग जाते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, वहां एक छोटी सी कोई दाना जैसा निकल आया, कोई इन्फेक्शन निकल आया, उसे छील लिया आपने, खुरच गया, चोट लग गई, जल गया, ये सब लीजन्स हैं, स्किन पर पैदा होने वाले वो निशानियां जो किसी भी बीमारी की निशानियां हो सकती है, राइट। तो दीज आर नोन एज द पोर्टल ऑफ द एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एंट्री के साथ साथ पोर्टल ऑफ एग्जिट की नॉलेज भी एक एक एक्सपर्ट ऑफ द डिजीज को जरूर रखनी पड़ती है, अदरवाइज वो इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होते हैं, राइट स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट थिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज आर देयर, हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम ये पता करें कि कितने प्रकार की डिजीजेस हो सकती हैं। तो देखिए, कई तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं डिजीजेस के, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ये ऑर्गेनिज्म के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स के आधार पर जितनी बीमारियां हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो 5 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इज द बैक्टीरिया। एज यू कैन सी, बैक्टीरिया सबसे कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्फेक्शन का, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, राइट, गोनोरियल इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड ब्यूबोनिक प्लेग, डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लेग्स। वायरसेस के थ्रू होने वाली जो कॉमन डिजीजेज हैं, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, हर्पीस, हर्पीस के दो फॉर्म होते हैं, सिंप्लेक्स एंड जोस्टर दोनों, एंड हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, ऑलराइट, पोलियोमाइलाइटिस, दीज आर द कॉमन डिजीजेज। आप जब इन बीमारियों के नाम पढ़ें तो मैं एक आपको एक इंपॉर्टेंट टिप ये देना चाहूंगा, इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को भी जरूर याद करें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर काफी आसानी होगी। फंगाई, फंगाई के द्वारा होने वाली बीमारियां कैंडिडेट्स लाइक जॉकिच, राइट, नेल फंगस एंड रिंग वर्म, आपने देखे होंगे ये सब। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, अमीबियासिस है, अमीबिक डिसेंट्री है, अमीबिक मेनिंजियो एंसेफेलाइटिस है, मलेरिया वेरी कॉमन प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, एंड हेलमिंथ्स एंड पैरासाइट्स, इनसे भी काफी सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। तो ये आप लोगों के बुक में जरूर अवेलेबल होंगे, तो इन लिस्ट को आप जरूर गौर से पढ़ें, समझें। ना समझ आए तो आप पर्सनली मुझे दिए हुए मेल पर और नंबर्स पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आफ्टर दैट, हाउ पैथोजन कॉज डिजीजेस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है जो हमें पता होना चाहिए। कोई भी पैथोजन जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो व्हाट आर द वेज टू ब्रिंग दोज डिजीजेस। सिर्फ एंटर हो जाना बीमारी की वजह नहीं है, क्योंकि वो काफी छोटे होते हैं एंड दे आर नॉट गुड इनफ फॉर कॉजिंग डिजीज अलोन। once they increase their number, once they develop in huge quantity, means जब उनका लोड इंक्रीज होता है किसी भी
बॉडी के अंदर, किसी भी होस्ट के अंदर, तब वो बीमारी पैदा करते हैं. So there are basically two ways to bring the disease. First, by tissue damage. All knows well tissue damage का मतलब क्या होता है. जब टिश्यू डैमेज होते हैं तो डेफिनेटली वहां पर सेल्स भी डैमेज होंगे, और सेल्स डैमेज होंगे तो सेल्स बिकम लीस्ट इफेक्टिव, नॉन फंक्शनल, एज वेल एज उसके वहां पर बहुत सारे ऐसी डिफॉर्मिटीज फैल जाएंगी सेल के नाम का ना काम करने की वजह से. वो एरिया काम करना खत्म कर देगा. So that kind of problem is considered as tissue damage. So tissue damage is responsible for the lack of the function and organs, and ultimately organisms become sick. Beside that, toxins formation. So what are the toxins? Toxins means any substance which is not tolerated well by the body. कोई भी वो चीज टॉक्सिन हो सकती है जिसको बॉडी टॉलरेट ना कर पाए. ओके, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसको टॉलरेट ना कर पाए, वो उसके अंदर किसी ना किसी बीमारी को पैदा करने की वजह बन जाए. ये टॉक्सिन्स दो तरीके से आ सकते हैं. या तो ये बाहर से बॉडी में एंटर हो सकते हैं, इन्हें एक्सोटॉक्सिन कहेंगे. एक्सो वर्ड बिलोंग्स टू आउटसाइड. आप इतना जरूर ध्यान रखें, वो टॉक्सिन जो शरीर में बाहर से एंट्री करते हैं हम उन्हें एक्सोटॉक्सिन की कैटेगरी में रखते हैं. राइट स्टूडेंट. एंडोटॉक्सिन्स आर दोज जो बॉडी के अंदर ही अंदर पैदा होते हो, उन्हें हम एंडोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं. राइट. सो एक्सोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन दो प्रकार के टॉक्सिन है. एंडोटॉक्सिन्स मोस्टली जब अंदर बीमारी के जर्म्स की वजह से पैदा होते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर वो सिम्टम्स पैदा करना शुरू करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिसके बाद आप उसे डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में कंसीडर कर पाते हैं. राइट. आई होप ये आप सब लोगों को क्लियर होता जा रहा होगा. Now the next point I would like to take that about the course of the disease. Once that disease will start, so is it suddenly after entering of the organisms? No. ऑर्गेनिज्म का जब तक क्वांटिटी इतना ना हो कि वो सिम्टम्स पैदा करने की क्षमता रखें, तब तक ऑर्गेनिज्म के एंटर होने के बाद डिजीज पैदा नहीं होती है. तो डिजीज का वो टाइम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड को आप फ्लरिशिंग पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं. यानी ऑर्गेनिज्म जब तक फ्लरिश होंगे और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पैदा हो जाएंगे कि वो बॉडी के अंदर बीमारी को पैदा कर सकें, तब जाके ये डिजीज पैदा होती है. तो इस समय को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. और ये हर एक डिजीज के लिए, फॉर ईच एंड एवरी इन्फेक्शन, it is variable. For example, in some diseases it may be very quick. For example, 1 to few days, एक से कुछ ही दिन के अंदर अगर ये पैदा हो जाती है बीमारी, ऐसी कंडीशन में आप इस डिजीज को एक्यूट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं. जल्दी से पैदा हो गए हैं और जल्दी रहेंगे भी नहीं, बहुत जल्दी खत्म भी होते हैं. लेकिन जब ये डिजीज कुछ ज्यादा समय तक रहे और ज्यादा दिन में डेवलप हो, ग्रेजुअली डेवलप हो, तब आप उसे क्रोनिक कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं. तो इस तरीके से ड्यूरेशन के हिसाब से भी बीमारियों के इन्फेक्शंस के दो कैटेगरी हो जाते हैं. तो ध्यान रहे यहाँ पर, जैसा मैंने बताया है, इंक्यूबेशन पीरियड, दिस इज द पीरियड which is known as the flourishing period for the organism's population. They will get very high in numbers, they will get more toxic and virulent, and they can cause disease. उसके बाद सिम्टम्स शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, और क्लिनिकल स्टेज आ जाता है. क्लिनिकल स्टेज को आप स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स से पहचान सकते हैं. हर एक बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स की लिस्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस आर गिविंग अ कॉमन सिम्टम ऑफ द फीवर. फीवर एक सबसे कॉमन सिम्टम में काउंट किया जाता है. हेडेक, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ द सिम्टम. फॉर एग्जाम्पल, सिम्टम्स आर मोस्टली रिलेटेड टू द साइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को कॉमन कोल्ड है तो सिम्टम्स ऑफ स्नीजिंग, सिम्टम ऑफ कफिंग, ये बड़े कॉमन होंगे. सो दिस इज द क्लिनिकल स्टेज व्हेन अ पेशेंट, अ पर्सन लुकिंग लाइक अ पेशेंट, एक इंसान पेशेंट की तरह दिख रहा है, सिम्टम्स की वजह से दिख रहा है, अदरवाइज वो नॉर्मल होता. देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस काफी इंपॉर्टेंट है डिजीज के प्रोसेस में. इस टाइम पे आप उस बीमारी को कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी एनालिसिस का, इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें हम लैब इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं. इसके अलावा डॉक्टर अपनी मेडिकल नॉलेज के बिहाफ पर पेशेंट के
क्लिनिकल स्टेटस को देखकर डायग्नोसिस करते हैं, राइट? तो इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस इज शेयरली the confirmation about the disease. Then a stage will come which is known as the prognosis. This is usually depends on the patient's condition, depends on the diet he's taking, depends on the amount of the rest is available, depends on the medical facilities which are available. It means prognosis means that what will happen in the future. क्या होने वाला है, उस बीमारी का भविष्य क्या है शरीर में आने के बाद. For example, someone is suffering with the lymphocytic carcinoma or the myeloma or some kind of the lymphosarcoma. These are some life threatening cancers. So they have very, very poor prognosis. और ऐसी संभावनाएं हैं कि शायद मरीज के लिए ये फेटल होंगे, समय के साथ उसको ये खत्म कर देंगे. देन आफ्टर थिंग, इन्फेक्शन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हमको जरूर सीखने हैं. सो रिमेंबर दैट इन्फेक्शन का जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं वो बेसिकली चार हैं. नंबर ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, रिमेंबर दैट. कोई, जैसा मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, कितने ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी में एंट्री कर रहे हैं. अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म की गिनती सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली ये अकेला तो इनफ नहीं है डिजीज पैदा करने के लिए. So number of the many organisms required, and that will be possible after reproduction. So they will go for certain time in the body to grow, to increase their numbers. So number of invading organism काफी important है. Virulence of organism is also here. Means how effective are they inside the body to cause a disease. किसी भी बॉडी के अंदर जाके वो कितनी ज्यादा क्षमता रखते हैं उसको बीमार करने की, ये भी उनकी एक इंडिविजुअल पावर है. सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ये अलग अलग रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कोविड में ही देखे होंगे, देयर आर मेनी मेनी स्ट्रेन्स ऑफ द वायरसेस आर अवेलेबल. कुछ उसमें से ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा विरुलेंट नहीं है. दे कैन कॉज दैट डिजीज बट नॉट दैट मच सीरियस, नॉट दैट मच लाइफ थ्रेटनिंग. बट सम आर वेरी डेंजरस एंड वेरी सीरियस. दे कैन कॉज सम लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम. सो विरुलेंस का मतलब है ऑर्गेनिज्म की कितनी क्षमता है. देन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन. एवरीवन हैज a specific resistance about the disease, and it is very much related to individuals diet, okay, individuals rest, right, individuals prior health, वो पहले से कितना हेल्दी है, इन सब बातों पे ये डिपेंड करता है, एटसेट्रा. उसने क्या क्या वैक्सीन ले रखे हैं, सब कुछ, ये सब कुछ इम्यूनिटी में आता है. उसने इम्यूनिटी का मीन्स है वो कितनी बार उसी इन्फेक्शन से डिजीज होने के बाद उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इफेक्टिवली रेजिस्ट हो चुका है, या उसने उस बीमारी के अगेंस्ट कितने वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन किया हुआ है जिसके बाद वो काफी ज्यादा उस बीमारी से सेफ जोन में आ चुका है. तो ये चार फैक्टर मिलके डिजीज को डिसाइड करते हैं और इस तरह से आपके इस चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है. सो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर इस चैप्टर से रिलेवेंट, आई होप शायद लास्ट लेक्चर हो सकता है या दो लेक्चर और रहेंगे जिसमें हम बचे हुए ह्यूमन डिजीजेस के, स्पेसिफिकली मलेरिया जैसी बीमारियां जो कि आपके कोर्स में डिटेल में डिस्कस की जाती हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीजेस, वर्म्स इन्फेस्टेशंस वगैरह और इम्यूनिटी, वो डिस्कस करेंगे. आई होप आप सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा इस पर्टिकुलर सेशन को. हो सके तो इसको नोट्स बनाएं और इस पर रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें. एंड रिमेंबर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर taking that much of time over here, and I hope that will build a great foundation for all of you. Thanks a lot.